आज हम रिस्क के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं हम जोखिम। जोखिम तभी कहा जाएगा जबकि हानि होने की संभावना हो परंतु उसका समय निश्चित ना हो। मतलब लॉस तो होगा लेकिन उसका समय डिसाइड नहीं होगा, कितना होगा लॉस वो डिसाइड नहीं होगा, कहाँ होगा ये डिसाइड नहीं होगा। मतलब इसमें अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, तो उसे हम रिस्क कहेंगे। रिस्क जो है इंश्योरेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर रिस्क नहीं होगा तो इंश्योरेंस नहीं होगा। इसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है कि अगर रिस्क जो है होगा तभी इंश्योरेंस होगा, वरना इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है, रिस्क किसे कहते हैं। मतलब रिस्क को फिर समझ लीजिए। रिस्क जो है उसका समय डिसाइड नहीं होगा, कितना होगा, कब होगा और कहाँ होगा, ये सब चीज़ें इसमें अनसर्टिनिटी बनी रहती हैं। इसको हम रिस्क कहते हैं। मतलब जोखिम बना रहता है कि किसी वस्तु जो डिस्ट्रॉय होगी या उस डैमेज होगी या कोई गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कितना नुकसान होगा, ये सब चीज़ें इसमें डिसाइड नहीं होती हैं। अगर अनसर्टिनिटी नहीं है तो वो रिस्क नहीं है। अब हम आपको बता दें कि रिस्क कितने तरीके का होता है। रिस्क दो तरीके का होता है, प्योर रिस्क और आपका स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब शुद्ध जोखिम और परिकल्पित जोखिम। शुद्ध जोखिम उसे कहते हैं जिसमें हानि हो सकती है परंतु लाभ होने की आशा नहीं होती है। जैसे अग्नि से, मतलब फायर से, एक्सीडेंट से, इसमें तो लॉस हो सकता है। मतलब इसमें लॉस तो होगा लेकिन लाभ नहीं हो सकता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि चोरी हो गई, चोरी में जाहिर सी बात है नुकसान होगा, नुकसान के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है, उसमें फ़ायदा तो नहीं होगा। तो ये क्या होता है, प्योर रिस्क होता है। और परिकल्पित जोखिम, परिकल्पित जोखिम जैसे लाभ व हानि दोनों संभव हैं। जैसे बिजनेस, इसमें लाभ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस, जहाँ पर प्रॉफिट होने के चांस होंगे उसे हम जो है क्या बोलेंगे, परिकल्पित जोखिम करेंगे। तो इसको इंश्योरेंस में परिकल्पित जोखिम का बीमा नहीं होता है। पहली चीज़, एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी जो है प्योर रिस्क का इंश्योरेंस करती है, परिकल्पित जोखिम का इंश्योरेंस नहीं करती है। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। अच्छा, प्योर रिस्क होता कितने तरीके का है? ये 3 तरीके का होता है। पर्सनल रिस्क, जैसे डेथ हो जाना, ओल्ड एज, कोई एक्सीडेंट हो जाना, या मतलब अनएम्प्लॉयमेंट किसी वजह से हो जाना, पता चला वो जो है कोई हाथ कट गया तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉय हो गया। तो इस तरीके से ये जो है मतलब बेरोज़गारी हो जाती है। इसको हम जो है पर्सनल रिस्क बोलते हैं। प्रॉपर्टी रिस्क, जैसे माल का अग्नि से नष्ट हो जाना, मतलब आग लगने से नष्ट हो जाना, चोरी हो जाना, विशिष्ट आपदाओं जो पेरिल्स होती हैं उससे संपत्ति का नष्ट हो जाना, पता चला आकाशीय बिजली गिर गई या भूकंप आ गया, इस तरीके से जो भी है, जो नुकसान प्रॉपर्टी को होता है उसे हम प्रॉपर्टी रिस्क कहते हैं। फिर क्या होता है, लायबिलिटी रिस्क, दायित्व संबंधी जोखिम, विशिष्ट घटना के घटित होने पर अन्य व्यक्ति पर आर्थिक दबाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी रिस्क कहते हैं। अच्छा, अब जो है आगे हम इसमें देखते हैं कि मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क, मतलब जोखिम को समाधान कैसे किया जाए, मतलब जोखिम को कैसे कम किया जाए। तो जोखिम को दूर करने के लिए हमारे पास निम्न रीतियां हैं, मेथड हैं। जैसे बाय अवॉइडिंग रिस्क, जोखिम को टाल करके, जैसे मोटर जहाज़ रेल पर सफ़र ना करके, मतलब फैक्ट्री के आसपास मकान ना बनाया जाए, तो इस तरीके से जोखिम टल सकता है। दूसरा है एजम्पशन ऑफ रिस्क, जोखिम को वहन करके, जैसे घर में पेंसिल कलम या बीमारी के लिए कुछ फंड इकट्ठा होता है, कुछ धन आदमी रखे रहता है, तो उसके ज़रिए से हम इसको रिस्क को कवर कर सकते हैं। और तीसरा है जोखिम को कम करके, रिड्यूसिंग रिस्क, जोखिम को कम करके रिड्यूस कैसे किया जाए। जैसे भवन है या मकान है, मकान हम बनवा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट का प्रयोग किया जाए, लकड़ी का कम प्रयोग किया जाए, और फायर हाइड्रेट लगा दिया जाए। या बड़े बड़े आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, या
बहुत बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे मतलब मान लीजिए फ्लैट वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे देखते हैं फायर हाइड्रेंट की सुविधा होती है या पानी की व्यवस्था कायदे से प्रॉपर तरीके से की जाए। बालू वगैरह देखा होगा आपने कि पेट्रोल पंप है या सिनेमा हॉल है, वहाँ पर जो है बालू वगैरह जो है उसमें बाल्टियों में रेड कलर की होती हैं, उसमें भरी रहती है, वो आग बुझाने के काम आती है और उसके ऊपर फायर लिखा भी होता है। और मजबूत ताले लगाए जाएं, सीसी कैमरे लगा दिए जाएं, इससे भी रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, जोखिम का हस्तांतरण करके, मतलब हम अपने जोखिम को दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दें। तो ये कैसे? मेथड ऑफ हेजिंग, मतलब हम जो है रिस्क को ट्रांसफ़र करें, मतलब एक सौदे की, पहले सौदे की हानि दूसरे सौदे से कर लेना। मतलब हमने कोई सौदा किया, उसको हम दूसरा भी सौदा कर लिया, उसके ज़रिए से हम इसको जोखिम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उप ठेके। किसी का बिल्डिंग का ठेका लिया तो मैंने उसके सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उप ठेका छोटे छोटे ठेकों में बांट दिया। जैसे मतलब मान ली कोई बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया तो पता जाए स्ट्रक्चर बनाने का आपने अलग उप ठेका दे दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लाइट का अलग दे दिया, पानी का अलग दे दिया। इस तरीके से भी हम जोखिम कम कर सकते हैं। जोखिम को ज़मानत द्वारा, मतलब सिक्योरिटी के द्वारा भी हम कम कर सकते हैं। मतलब अगर उधार माल देते हैं तो अगर हम सिक्योरिटी ले लेते हैं तो उसके ज़रिए से भी हम जोखिम को कर सकते हैं कम। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, ये ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क हो गया। इसमें तीन चीज़ें हैं: जोखिम को ज़मानत के द्वारा, मेथड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, मेथड ऑफ हेजिंग के द्वारा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो मेन है इसका, बाई इंश्योरिंग रिस्क, जोखिम का बीमा करके। बहुत से जोखिम ऐसे होते हैं कि जिनको हम इनसे कवर नहीं कर सकते हैं, ये जो रीतियाँ बताई गई हैं। लेकिन इतने बड़े रिस्क होते हैं, जैसे आपका मकान है, 50 लाख का मकान है, पता चला उसका पेरिल से कोई ख़तरा है, या भूकंप आ जाए, या किसी तरीके आकाशीय बिजली गिर जाए, तो इससे हम बचने के लिए हम इसका इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही हम इसका रिस्क कवर कर सकते हैं। अब ये रिस्क जो होता है इतना बड़ा होता है, जैसे गाड़ियाँ हैं, मतलब आपने 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख या 25 लाख रुपए की गाड़ी ली और रोड पे चल रही, तो इसका डिसाइड तो नहीं है कि मतलब ये इसका कब एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ हो जाए, कितने का हो जाए, कितना नुकसान हो जाए। तो जाहिर सी बात है, इन नुकसान से बचने के लिए हम इसको जो है इंश्योरेंस के द्वारा ही हम ये मेथड अपनाते हैं, बाई इंश्योरिंग रिस्क, जोखिम का बीमा करके। तो ये मतलब 5 तरीके के जो है मेथड बताए गए हैं जिससे हम रिस्क को कम कर सकते हैं और इसको हैंडल कर सकते हैं। ये मतलब मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क इनको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंश्योरिंग रिस्क, मतलब बीमा योग्य जोखिम की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। जिन जोखिमों का बीमा कंपनी इंश्योरेंस करती है उनकी क्या विशेषता होती है, मतलब उनमें क्या चीज़ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या होंगी जिनका इंश्योरेंस कंपनी मतलब इंश्योरेंस करेगी। पहली चीज़ तो प्योर रिस्क होना चाहिए। प्योर रिस्क मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि क्या होता है, कि उसमें जो है लाभ नहीं होता है, केवल लॉस ही होता है, तो उसे हम प्योर रिस्क कहते हैं। दूसरा जो है रियल रिस्क। रियल रिस्क मतलब जोखिम जो है वास्तविक रियल होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। रियल जैसे दुर्घटना होना चाहिए, मतलब एक्सीडेंट है, आपकी मृत्यु है, कि मतलब वक्त से पहले आदमी की डेथ हो जाती है, तो ये सब क्या है, रियलिटी है। तो रिस्क जो है रियल होना चाहिए। इमेजिनरी रिस्क जो होता है वो क्या होता है, जैसे सट्टा है, जुआ है, घुड़दौड़ है आदि, ये सब इमेजिनरी रिस्क की श्रेणी में आते हैं। इनको हम काल्पनिक जोखिम कहते हैं। इनका इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस नहीं करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेबल रिस्क, मतलब गणना योग्य जोखिम, जिनकी गणना की जा सके, जोखिम का अंदाज़ा पहले से लगाया जा सके। क्योंकि जो जोखिम का अंदाज़ा पहले से न होगा तो उसका हम प्रीमियम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जब प्रीमियम डिसाइड नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। तो जोखिम की उचित लागत, नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम की उचित लागत, प्रॉपर कास्ट ऑफ रिस्क, मतलब जो जोखिम होना चाहिए, रिस्क हो, उसकी एक प्रॉपर कास्ट होनी चाहिए, मतलब उसकी कास्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि वो इंश्योरेंस लोग नहीं लेंगे। मतलब मान लीजिए जैसे 60 से 70 वर्ष वाले लोगों का इंश्योरेंस कराया जाए तो जाहिर सी बात उनका प्रीमियम इतना ज़्यादा होगा कि उसको इंश्योरेंस कंपनियां करेंगी तो, लेकिन ज़्यादा प्रीमियम होने के नाते जो है उसकी प्रॉपर कास्ट
नहीं होगी। मतलब इतनी कास्ट होनी चाहिए कि लोग उसकी तरफ जागरूक हों, लोग बढ़ें, इंटरेस्ट पैदा हो। तो यदि जोखिम थोड़ा होता है तो उसे बीमा योग्य जोखिम बनाना ठीक नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब मान लीजिए 75-80 साल के हो गए, अब उसमें आप जो है जाके कहें कि 80 साल के हो गए अब इंश्योरेंस, तो उसमें क्या है कि मतलब जोखिम कम है, तो उसको आप मतलब बनाना मतलब मुनासिब नहीं है। मतलब उसमें इतनी कास्ट आ जाएगी कि आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम रेट ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जोखिम अधिकतम लोगों के लिए होना चाहिए, रिस्क फॉर मेजॉरिटी। मतलब ज़्यादा लोगों के लिए होना चाहिए, उनका उन पर बीमा प्रीमियम कम होगा। मतलब अगर ज़्यादा लोगों के लिए नहीं होगा तो प्रीमियम की कास्ट बढ़ जाएगी। पता चला कि आप जो है मतलब 2 मकान का ही इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो 2 मकान का इंश्योरेंस की कास्ट फायर इंश्योरेंस की बहुत हो जाएगी। हज़ारों की तादाद में अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, हज़ारों लोगों का इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी प्रीमियम कास्ट कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब रिस्क जो है फॉर मेजॉरिटी, जोखिम अधिकतम लोगों के लिए होना चाहिए, कम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। जोखिम का सामान्य जनता के लिए हो, रिस्क शुड बी फॉर जनरल पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए ये रिस्क जो है। और चोर डाकुओं का बीमा इसमें नहीं किया जाता है, जैसे चोर है, डाकू हैं, स्मगलर हैं, के लिए बीमा नहीं होता है। मतलब ये जो इंश्योरेंस होता है तो वो सिर्फ जो है मतलब सामान्य जनता, जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए। तो ये इसके थे जोखिम की विशेषताएं। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस रिस्क हैं, ये होना कंपलसरी है, तभी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करेगी, वरना इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी। अब नेक्स्ट ये है कि आपका कि बीमा के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के क्या क्या लाभ हैं, ये जोखिम को फैलाता है। मतलब ये जोखिम को इट स्प्रिट्स द रिस्क, जोखिम को लोगों में फैला देता है। और दूसरा है लोगों में डर कम करता है, इट डिक्रीज फियर्स। जाहिर सी बात है कि जब हम इंश्योरेंस करा देंगे तो हमारे के अंदर डर खौफ कम हो जाएगा, क्योंकि हम रिस्क हमारा कवर हो रहा है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा, या हमारी गाड़ी रोड पे चल रही है तो हमें ये टेंशन नहीं है कि बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है तो कितना नुकसान होता है, तो उसको हमें इंश्योरेंस के ज़रिए से कवर किया जा सकता है। तो लोगों में डर कम हो जाता है, ये एक बचत भी है, इट इज़ सेविंग। साथ में देखिए, आप लाइफ इंश्योरेंस आप जब कराते हैं तो देखते हैं कि मतलब इसको किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके प्रीमियम देते हैं, और अगर टाइम पीरियड जो पॉलिसी का पीरियड दिया है उसके बीच में कोई घटना नहीं हुई तो एक आपका टाइम जो ड्यूरेशन दिया होता है कि 10 साल या 20 साल या 15 साल का हम प्लान लेते हैं, तो उसके बाद एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती है। अगर बीच में डेथ हो गई तो जाहिर सी बात है उसको आपका जो भी नॉमिनी होगा, जो फैमिली मेम्बर होगा, उसको दे दिया जाएगा। तो ये एक तरीके की बचत भी है। नेक्स्ट है बड़े कोष का राष्ट्रीय उन्नति के लिए बनाना, क्रिएशन ऑफ फंड ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ये जो है मतलब इससे प्रीमियम इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जैसा मैंने बताया था कि इन कंपनियों के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर जो है इरेडा जो है उसका कंट्रोल रहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है संस्था है जो इसके ऊपर कंट्रोल करती है, और इसके थ्रू जो है मतलब तकरीबन जो है 70% से एबव अमाउंट आरबीआई के पास इनको, इंश्योरेंस कंपनी को जमा करता है। तो जाहिर सी बात है ये हैंडसम अमाउंट में फ़ंड इकट्ठा हो जाता है, जो हमारी गवर्नमेंट जो है नेशन के डेवलपमेंट में लगाती है, और राष्ट्र की उन्नति में बहुत ही काम देता है ये फंड। और नेक्स्ट पॉइंट है, इससे ऋण की प्राप्ति होती है, इट हेल्प्स इन गेटिंग लोन्स। मतलब हम जो इंश्योरेंस का हमें डॉक्यूमेंट मिलता है उसे हम बॉन्ड बोलते हैं। हम ये जो बॉन्ड पॉलिसी का मिलता है इसको हम गिरवी रख करके हम इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आश्रितों का रहन सहन को बनाए रखती है, मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डिपेंडेंट। जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट्स हैं उनका ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाए रहती है, क्योंकि कोई घटना तो पता नहीं कब घट जाएगी। तो जाहिर सी बात है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है उनकी भी आर्थिक स्थिति जो है ख़राब हो जाएगी, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो जाएगी। जब इंश्योरेंस होगा हमारे पास तो पता चला उनको हमारे
फैमिली को वो पैसा मिल गया तो जाहिर सी बात है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है बीमा। बीमा से मूल्य में स्थिरता आती है। इट स्टेबलाइज प्राइसेस। बीमा के कारण जब किसान को अपनी फसल का या व्यापार में वस्तुओं के आग लगने इत्यादि से क्षति का भय कम हो जाता है तो वो अपने मूल्य को एक सा बनाए रखते हैं, वे अपने मूल्य को बढ़ाते नहीं, क्योंकि बीमा होने के कारण वो अलग से कोई फिर कोष इकट्ठा नहीं करते हैं, ना इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि इससे जो है अलग से कोष एक बना के रखिए। तो जाहिर सी बात है तो रेट बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे कि भाई माल उनके पास रखा है, डंप किया हुआ है, उनको ये ख़तरा है कि भाई फसल ख़राब हो जाएगी, तो वो जो डंप किया हुआ माल होता है उसको फिर महंगे रेट पे बेचने लगते, तो जाहिर सी बात है वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगता है। तो इसके ज़रिए से हम मूल्य में स्थिरता भी बना रहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति, नेक्स्ट पॉइंट है ये, इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, वो भी जो है इसके समुद्री मार्गों द्वारा या हवाई जहाज़ के द्वारा, मतलब हम जो है माल को भेजते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा गुड्स का जब इंश्योरेंस हो जाएगा तो हमारा व्यापार भी इंक्रीज़ करेगा और व्यापारी जो हैं बिजनेसमैन और आगे आएंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा रिस्क से सेफ्टी चाहता है। कोई भी बिजनेसमैन हो रिस्क कम से कम लेना चाहता हो, ये रिस्क इंश्योरेंस के द्वारा दूर होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो व्यापार भी उससे, इंटरनेशनल व्यापार भी हमारा इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक उन्नति में सहायता करता है, इनकरेजेज इकोनॉमिक ग्रोथ। बीमा कंपनियां जो हैं विनियोग करती हैं, मतलब ये भी इन्वेस्टमेंट जो है, इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग फर्म्स में आपने देखा होगा ये इन्वेस्टमेंट भी करती रहती हैं, जिससे उद्योगों को मतलब उन्नति होती है। साथ ही साथ बीमे से जोखिम कम होता है, हानि का डर कम होने के कारण उद्योगपति जो हैं नए नए उद्योगों में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं, और जिससे उद्योग की उन्नति होती है और रोज़गार बढ़ता है। रोज़गार बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि आय में भी वृद्धि होगी, इनकम जब वृद्धि होगी इससे हमारे देश का आर्थिक विकास होता है। तो ये हमारे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से इसकी हमें इंश्योरेंस की नीड्स जो है हमारी बढ़ी, को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं।